आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उसी रोज़ 6 बजे शाम बाद नमाज मगरिब वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स से, सपोर्टर्स से बराह रास्त और पूरी कौम से जो है वो टेलीविज़न के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए पूरी कौम से जो है वो ख़िताब करेंगे और पूरी कौम को जो कि इस वक्त एक बहरानी कैफियत में है, जो कि इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में है, जो कि आम आदमी इस वक्त जो है वो मुश्किलात का शिकार है और पूरी कौम एक परेशानी में मुब्तला है, उससे मुखातब हो के वो एक उम्मीद ही नहीं दिलाएंगे बल्कि वो एक रास्ते का तयन भी करेंगे कि जिस पे चल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस बहरान से निकलेगा और सुरखरू होगा। बड़े जज्बे से सुनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये जज्बा जो है ये इंशाअल्लाह ताला हमें इस मकसद में जो है वो कामयाब करेगा और हमारा मकसद जो है वो पाकिस्तान को इस बहरान से, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इस बहरान से निकालना है। दिलों की धड़कन जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब तशरीफ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस बड़े भरपूर और इंतहाई मुनज़्ज़म अजलास के साहिब सदर, गुजरांवाला डिवीज़न के सदर जनाब आबद रज़ा साहब, स्टेज पर मौजूद मरकज़ी कायदीन और मेरे सामने मौजूद MNA MPA साहबान, टिकट होल्डर साहबान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और विंग्स के तंजीमी अहदेदारान साहबान, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उसी रोज़ 6 बजे शाम बाद नमाज मगरिब वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स से, सपोर्टर्स से बराह रास्त और पूरी कौम से जो है वो टेलीविज़न के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए पूरी कौम से जो है वो ख़िताब करेंगे और पूरी कौम को जो कि इस वक्त एक बहरानी कैफियत में है, जो कि इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में है, जो कि आम आदमी इस वक्त जो है वो मुश्किलात का शिकार है और पूरी कौम एक परेशानी में मुब्तला है, उससे मुखातब हो के वो एक उम्मीद ही नहीं दिलाएंगे बल्कि वो एक रास्ते का तयन भी करेंगे कि जिस पे चल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस बहरान से निकलेगा और सुरखरू होगा। और ये पहली बार नहीं होगा। हम कौम को और उन लोगों को जो इस बात के ऊपर जो है वो तनकीद करना जो है वो शायद उन्होंने अपने पे फ़र्ज़ किया हुआ है, उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि ये पहली बार नहीं होगा। मियाँ नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में 90 की दहाई में 1992 में जब आया, जब इस कौम ने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया, तो पहली बार पाकिस्तान में इकनॉमिक रिफॉर्म की गई, ऐसी मुआशी इस्लाहात की गई
कि पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और दुनिया ये कहने लगी कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने की दौड़ में जो है वो शामिल हो रहा है। और पाकिस्तान में जो इस्लाहात की गई, आज जिन मुल्कों को हम बड़ी जो है वो आस और बड़ी जो है वो हसरत से देखते हैं, ये मलेशिया, ये साउथ कोरिया, वहाँ से लोग यहाँ पे आए कि पाकिस्तान में देखा जाए कि वो कौन सी इस्लाहात हैं जो पाकिस्तान में की गई हैं और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने लगा है और एशियन टाइगर बनने की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन उस वक्त भी एक साजिश हुई, एक इस्टेब्लिशमेंट के गॉडफादर ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश की और वो तरक्की का सफ़र रुका, वो तरक्की का सफ़र रुका। उसके बाद 97 में कौम ने दोबारा मुस्लिम लीग और मियां नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। 98 में पाकिस्तान दोबारा एक बहरान का शिकार हुआ, ऐसा बहरान कि हमारे दुश्मन ने 5 एटमी धमाके किए, इंडिया एटमी कुव्वत बन गया और 11 मई को एटमी धमाके करने के बाद इंडिया के वज़ीर दाखिला LK अडवाणी टीवी पे नमूदार हुए और कहने लगे कि अब पाकिस्तान को हमारे साथ बात करने का सलीका आना चाहिए, तरीका सीखना चाहिए, हम अब एक एटमी कुव्वत हैं। और पूरी कौम आज जिस तरह से अपनी मुआशी सूरत हाल पे परेशान और अफसरदा है, पूरी कौम उस वक्त परेशान थी कि अब होगा क्या। हिंदुस्तान एटमी कुव्वत बन गया है, पूरी दुनिया ने ये फैसला कर लिया है कि खबरदार अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके की। अमेरिका के सदर ने, बिल क्लिंटन ने 5 बार उस वक्त के वज़ीर आज़म को फ़ोन किए कि ख़बरदार ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि दुनिया को ये मंजूर नहीं कि कोई मुसलमान मुल्क एटमी कुव्वत बन जाए। आप जो चाहते हैं, जितने पैसे चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे, जहाँ चाहें आपको भेज दिए जाएंगे, जिस अकाउंट में चाहें मुंतकिल कर दिए जाएंगे, लेकिन ये काम आपने नहीं करना। और पूरी कौम जो है वो परेशान थी, अफसरदा थी, फिक्रमंद थी। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, मज़ीद हौसला दे, उसने पूरी दुनिया और अमेरिका के सदर के फ़ोन जो है वो एक तरफ, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट के 5 टेलीफोनों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पे पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बना। और पूरी कौम ने जो है वो जश्न मनाया और पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम ने, पूरी मुसलमान उम्मा ने पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने पे जो है वो जश्न मनाया मुसलमानों ने कि आज पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया है कि वो पूरे आलम इस्लाम की जो हक़ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। उसके बाद आपके इल्म में है कि 12 अक्टूबर आ गया और अगले 12-13 सालों में वो मुल्क जो एटमी कुव्वत था, ये वो बातें हैं कि जो करने वाली हैं और हम बिला खौफ तरदीद ये बात कर रहे हैं कि अगर इन बातों का जवाब किसी के पास है तो वो करे। यानी एक ऐसी तनकीद जिसका ना कोई सर ना पैर और एक ऐसा उलझाओ जिस तरह से कि जी वो बयानिया अब उससे पीछे हट गए, उससे आगे चले गए हैं। बयानिया हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और मियां नवाज शरीफ का बयानिया एक ही रहा है।
और वो पाकिस्तान की खिदमत है, पाकिस्तान के लोगों की खिदमत है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की इज्जत है। उससे कभी नहीं हम हटे, उससे कभी हम जो है वो पीछे नहीं हुए। तो मामला ये है कि उसके बाद इस मुल्क में जो एटमी कुव्वत बन चुका था और 99 में जब 12 अक्टूबर आया उस वक्त तक कभी किसी ने ना खुदकुश हमलों का सुना था, ना जो है वो किसी को लोड शेडिंग के मतलब, यानी किसी को नाम भी नहीं मालूम था। 99 में हमारे बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे जो उस वक्त पूरी तरह से जो है वो इन बातों को समझते और इल्म रखते हैं कि 99 तक इस मुल्क में लोड शेडिंग का और खुदकुश हमलों का किसी को तसव्वुर भी नहीं था। अगले 12-13 साल में फिर जो हुआ कि 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का आलम ये कि लोग कहते थे कि जी दहशतगर्द स्वात पहुंच गए हैं, तो बस अब अगला कदम जो है इस्लामाबाद ही है। और हालत ये थी कि लोग पाकिस्तान आने की बजाय दुबई बैठ के कहते थे कि यहाँ पे आके हमारे साथ मुआहदे कर लें, हम कराची, लाहौर या इस्लामाबाद नहीं आ सकते, हमारे साथ यहाँ पे आके बिजनेस एग्रीमेंट कर लें। 2013 में कौम ने मुस्लिम लीग और मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर, आपके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में एतमाद किया। अगले 4 साल में ये दोनों मसले जिनके मतलब ये कहा जाता था कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान को कोई रोक ही नहीं सकता, फिर तो पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, ये लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए, ये धमाके जो हैं, ये दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए। 4 सालों में ख़त्म हुई। कोई इसके ऊपर डिबेट करनी चाहता है, कोई इसके ऊपर मुनाजरा करना चाहता है, करे, बताए कि ये नहीं ख़त्म हुई। ये दोनों चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई। पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ने लगा, पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पे आ गया, पाकिस्तान की शरह-ए-नमू 6.2% हो गई। अगले साल का हदफ 7.5 जो है वो मुकर्रर हो गया। और अगर 7 शरह-ए-नमू हो तो उस मुल्क में फिर ना बेरोज़गारी होती है, ना कसाद बाजारी होती है, लोगों के कारोबार चलते हैं और खुशहाली होती है। ये अगले साल का जो है वो टारगेट था, ये 2017-18 का टारगेट था। और जब पाकिस्तान इस स्टेज पे, इस ट्रैक पे आ गया तो उसके बाद फिर जो हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है कि आगे बढ़ते पाकिस्तान को, खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाते पाकिस्तान को, खुशहाली की तरफ इस बढ़ती हुई कौम को जो है वो दोबारा, बल्कि तीसरी बार जो है दोबारा जो है वो बहरान से दो चार किया गया। अब अगर हम उन किरदारों का नाम लेते हैं तो कहा जाता है कि जी वो इनका तो एहतसाब का एजेंडा जो है वो दोबारा से आ गया है। 18 सितंबर को जब फ्लैटीज होटल में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आपसे, पूरे पंजाब के लोगों से गुफ्तगू की तो वो हमारा इन कैमरा इजलास, हमने मीडिया को उसमें मदऊ नहीं किया था। हम एक फैमिली के तौर पे बैठे थे और हमने वहाँ पे अपनी हर बात की, अपनी तनकीद भी की, तारीफ भी की। और उसमें मियाँ नवाज शरीफ ने जिन किरदारों का नाम लिया, क्या वो किरदार जो हैं वो इस बात के ज़िम्मेदार नहीं हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को डी ट्रैक किया? अगर वो डी ट्रैक ना करते तो क्या पाकिस्तान जो है वो आज इन बदतरीन हालात में, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि आज हम मुआशी तौर पे बदतरीन हालात में जो है वो खड़े हैं, तो क्या पाकिस्तान इनसे जो है वो महफूज ना रहता? तो क्या इस बात के ऊपर हम अजहारे अफसोस भी ना करें, उन किरदारों को जो है वो नॉमिनेट भी ना करें?
मियाँ नवाज शरीफ ने बात करने से पहले एक मरतबा नहीं, आप उनकी वो स्पीच का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 3 मरतबा कहा कि इंतकाम लेना मेरा मकसद नहीं है, मैं इंतकाम की बात नहीं कर रहा, हम इंतकाम के ऊपर यकीन ही नहीं रखते, बल्कि हमारा तो ये दावा है कि ये बदबख्त फितना जो इस मुल्क के ऊपर एक साजिश के तहत मुसल्लत किया गया और जिसने पाकिस्तान को आगे बढ़ने से और तरक्की करने से रोका, इस फितने को जब कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ ने उठ के ये कहा था कि मुल्क के हालात मुआशी तौर पे दुरुस्त नहीं हैं, आए बैठें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम इस मुल्क की खातर, इस कौम की खातर आपके साथ, भले आप जिस तरह से भी आ गए, जिस तरह से भी आपको जितवाया गया, जिस तरह से भी कामयाब करवाया गया, जो भी जुल्म हमारे ऊपर जो है वो किए गए, इसके बावजूद इस मुल्क की खातर, अब इसके बावजूद कोई ये कहे, कोई ये तबसरा करे, कोई ये एनालिसिस करे कि जी PMLN जो है वो एहतसाब के एजेंडे पे चले गई है, वो इंतकाम के एजेंडे पे चले गई है। आप ये देखें कि ये सितंबर 2019 की बात है कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है बदतरीन विक्टिमाइजेशन का, बदतरीन इंतकाम का शिकार थी। इसके बावजूद मियाँ शहबाज शरीफ ने, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि आए बैठें, इस मुल्क की खातर हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं और हम चार्टर ऑफ इकॉनमी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी उठे, उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ की तायीद की और तायीद करके उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। ये पागल इंसान जिसका एजेंडा सिवाय अफरा तफरी और अनारकी के कुछ कोई था नहीं, ये उठा, उसने कहा तुम्हारी, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे साथ बैठने की बात कर रहे हो, मैंने तो तुम सबको जेलों में डालना है, मैं तो जो है वो, मैं तो किसी के साथ बैठना तो दूर की बात है, मैं आप सबको जो है वो जेलों में बंद करूंगा। ये इस आदमी का रवैया था। क्या ये कौम को मालूम नहीं है कि पौने 4 साल में पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में, ये मेरे सारे पार्लियामेंटेरियन मेरे दोस्त, मेरे भाई बैठे हैं, सूबाई भी और कौमी भी, क्या पार्लिमानी डेमोक्रेसी में या तो आप आइन बदल दें, यहाँ पे कोई और वन पार्टी सिस्टम ले आए, यहाँ के कोई और सिस्टम ले आए, दुनिया में है और सिस्टम भी, लेकिन पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में क्या ये मुमकिन है कि अपोजिशन और ट्रेजरी जो है, हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार जो है वो मिल के ना चलें? वो तो गाड़ी के 2 पहिए हैं, उसके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। और ये मुमकिन है कि पौने 4 सालों में लीडर ऑफ द हाउस, हिस्ब इक़्तिदार का जो सरबराह है, जो वज़ीर आज़म है, वो अपोजिशन लीडर से एक मरतबा भी फ़ोन पे भी बात ना करे, हाथ ना मिलाए, मिलने से गुरेज करे। पुलवामा के ऊपर हमला हुआ इंडिया का, आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया कि जी तमाम पार्टीज़ के लोग आए, हालात बड़े ख़राब हैं, जो इंडिया है वो हमारे ऊपर मिसाइल हमला करना चाहता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, मिसाइल हमला करना चाहता है। कल से हमारा वज़ीर आज़म जो है वो फ़ोन कर रहा है, तो मोदी जो है वो आगे से फ़ोन नहीं ले रहा। हालात बड़े ख़राब हैं, कोई पता नहीं आज रात क्या हो जाए। हम चाहते हैं पूरी कौम को ब्रीफ करें, पूरी कौम को एतमाद में लेना चाहते हैं, पूरी कौम को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। तमाम पार्टीज़ के जो है वो सीनियर लोग आए, हम उनको ब्रीफिंग देना चाहते हैं। तमाम पार्टीज़ के सीनियर लोग, हर पार्टी से 5-10 लोग जो है वो चले गए। कौमी असम्बली का जो हॉल है वहाँ पे सारे जाके बैठ गए। सामने 3 कुर्सियाँ लगी हुई हैं,
एक के ऊपर जो है वो चेयरमैन सेनेट बैठा है, एक के ऊपर स्पीकर साहब बैठा है, दरमियान वाली कुर्सी खाली है और इंतज़ार हो रहा है। आप यकीन करें 1.5 घंटा जो है वो इंतज़ार होता रहा। साथ वाले कमरे में वज़ीर आज़म मौजूद था और वहाँ के जो इतला देने वाले या वहाँ पे साहबी मौजूद थे, आर्मी चीफ और DG ISPR जनरल आसिफ गफूर, वो 1.5 पौने 2 घंटे इसकी मिन्नतें करते रहे कि जी चलें, जाके आप सदारत करें, हम ब्रीफ करें पूरी तमाम जमातों को, पूरी कौम को। तो उसने कहा मैं अगर वहाँ पे गया तो मुझे तो उनके साथ हाथ मिलाना पड़े, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं तो इनके साथ हाथ नहीं मिला सकता। ये है वो नफ़रत, तकब्बर, रौनियत कि जिसका वो शिकार हुआ है। अब कहा जा रहा है कि जी देखें जी, अगर उनको हिस्सा ना लेने दिया गया तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। भाई एक आदमी जो है वो जुर्म करे, वो मुल्क की दफाई तनसीबात के ऊपर हमलावर हो, वो हमारे हीरोज़ कैप्टन कर्नल शेर खान जैसे लोग, जिनको शहादत के बाद इंडियन जनरल ने कहा कि इस जवान की डेड बॉडी नीचे लेके आओ, उन्होंने कहा कि जी इसको नीचे लाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे हमने उसको सेव कर दिया है, जब जो है वो तबादला होगा तो हमारी बॉडीज़ हमें मिल जाएंगी, हम भेज देंगे। उसने कहा जितनी बहादुरी से ये नौजवान लड़ा है, मैं उसके जस्ते खाकी को मैं सलूट करना चाहता हूँ। और उसके मुजस्मे को जो है वो जो लोग जो है वो आग लगाएं, डंडे मारें, यानी जिन लोगों ने दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, हमारे हीरोज़ की यादगारों के ऊपर जो है वो उन्होंने डंडे और जूते बरसाए, बेहुरमती की, उन्होंने दिफाई एरियाज में जाके घरों को आग लगाई। क्या एक कोर कमांडर का जो घर है वो उसका कैंप ऑफिस नहीं होता? उस कैंप ऑफिस में अगर रात को इमरजेंसी हो जाए तो क्या उसने फिर अपने ऑफिस पहुंचना होता है? वहीं पे हर चीज़ होती है, वहाँ पे हसास तरीन हालात होते हैं, वहाँ पे दिफा से मुतल्लक तमाम मालूमात होती हैं। क्या वहाँ पे लूट मार नहीं हुई? वहाँ पे जो ऑपरेटर्स पड़ा था उसे चुराया नहीं गया, उस घर को जलाया नहीं गया? तो क्या उसकी तफ्तीश जो है वो अल्लाह देता थानेदार ने करनी है? वो आर्मी के लोगों ने करनी है? अगर वो वहाँ से चुराए गए जो ऑपरेटर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, अगर वो कल को किसी हमसाया दुश्मन मुल्क से वहाँ से जो है वो उनके ऊपर बात हो रही हो तो फिर कौन जिम्मेदार है? तो क्या ये गलत है? वहाँ पे जो लोग सामने नज़र आ रहे हैं, अगर ये कौम उनको प्रोसिक्यूट नहीं करेगी तो फिर तो कल को हर कोई जो है वो ये काम तो फिर रोज़ हुआ करेंगे। तो इसलिए जिस जत्थे ने, जिस टोले ने 9 मई बपा किया है, उन्हें जो है वो अपना जुर्म जो है वो फेस करना होगा। उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, लाया जा रहा है, और वहाँ पे जो उनका जुर्म है, कोई बेगुनाह है तो बरी हो जाए, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सज़ा मिलेगी। इस बुनियाद के ऊपर कि जी मैंने जो जुर्म किया है मुझे इसलिए माफ़ कर दिया जाए क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है, ये कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कोई कानून नहीं है। पूरी दुनिया में किसी जगह पे ये रायत नहीं है कि क्योंकि इसने इलेक्शन लड़ना है तो लिहाजा जो है ना ये बाद में हिसाब किया जाए, इसे अब इलेक्शन लड़ने दिया जाए। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, और ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं होगा, और ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उन्हें ये हिसाब जो है वो देना होगा। इस सूरत हाल में
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंटेरियंस, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस सूरत हाल में जब इस वक्त मुल्क है तो एक ही उम्मीद है, बका का एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है कि उसी जमात को और उसी लीडर को जिसने कम से कम 2 मरतबा पहले भी इस मुल्क को जो है वो बहरान से निकाला है, उसे दोबारा जो है वो मौका दिया जाए। ये कौम उसके ऊपर दोबारा एतमाद करे, तीसरी बार एतमाद करे, उसको अपना मैंडेट दे जिस तरह से 2013 में दिया था। और आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये कौम उसकी क़यादत में मुल्क को, जो कि इस वक्त जिस दहाने पे, डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, उसे जो है वो आगे लेके जाया जा सके खुशहाली की तरफ। और वही सफ़र जो 28 जुलाई 2017 को रुका था, जब फैसला आया मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, उस सफ़र को हम जो है वो वहीं से शुरू करें। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सफ़र जो है ये 21 अक्टूबर को शुरू होना है। और 21 अक्टूबर को अगर आपने ये सफ़र सही तरीके से शुरू ना किया तो फिर आप अपना रास्ता जो है वो खोटा करें। और 21 अक्टूबर को सही मानों में ये उसी वक्त जो है वो शुरू हो सकता है कि आपको जो टारगेट्स 18 सितंबर को पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने, उस वक्त वहाँ पे आप भी सब मौजूद थे, हमारे जो सीनियर दोस्त स्टेज पे बैठे हैं, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, बल्कि कायदे मोहतरम भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में वो टारगेट्स जो है वो दिए गए। उसके मतलब मेरी ये गुजारिश है कि ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स भी, मैं भी आज यहाँ पे सिर्फ इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि एक दफ़ा आपके साथ बैठ के बात हो जाए, आपस में गुफ्तगू हो जाए, थोड़ा इस बात के ऊपर जो है वो जोर हो जाए। कोऑर्डिनेटर्स भी आएंगे, आपके डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मीटिंग्स करेंगे। लेकिन ज़िम्मेदारी का एहसास जो है, ये जब तक आप ज़ाती तौर पे अपनी ज़ात पे नहीं लेंगे तो उस वक्त तक जो है वो बात नहीं बनेगी। इसमें आप यकीन करें कि हमने जो कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक वो सफ़र जिसका आगाज़ 21 अक्टूबर को और वो रिसेप्शन, वो इस्तकबाल जो हम 21 अक्टूबर को करना चाहते हैं, अगर वो टारगेट आप पूरा करें तो उससे वो बिल्कुल 100% जो है वो सही और दुरुस्त जो है वो होगा। लेकिन अगर आप उससे बढ़ के करें, जिस तरह से यहाँ पे सभी ने बात की है और आबिद रज़ा साहब ने भी बात की है, तो वो जो है वो आपकी यानी अपनी जो है वो ख्वाहिश है, आपका जोश है, जज्बा है, लेकिन जो टारगेट है वो आप पूरा आपने करना है और उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने अर्ज़ किया, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हमारे अंदर मौजूद हैं और इनकी जो है वो प्रैक्टिस होती रही है। बाज़ दोस्त कहते हैं कि ये इस तरह से कभी होया नहीं, वाकई है कि इस तरह नहीं होया, लेकिन ये हुण इस तरह सानू करना पड़ेगा। अब हमें इस तरह से करना होगा कि आपने जो आपका टारगेट है 500 बंदों का, उसके नाम और नंबर आपने भेजने हैं और उनको हमने चेक भी करना है। कम से कम 10% लोगों को हम जो है वो फ़ोन करेंगे वहाँ ऑफिस से और उनसे पूछेंगे। तो अगर उन्होंने कहा कि सामने तो किसी ने पूछे नहीं, पता नहीं ना किने भेज देता है और मुझे नहीं मालूम कि मेरा नाम क्यों लिखा गया है, तो वो फिर हम आपसे बात करेंगे। आज एक दोस्त ने शेखुपुरा से हल्का है 2119 लोगों की लिस्ट उसने जमा करवाई है और उसने कहा कि मेरा दावा है कि राणा साहब आप इनमें से 10% को फ़ोन करें, 50% को फ़ोन करें। अगर ये बंदे कहें कि हमसे बात नहीं हुई या हमने उस दिन जो है वो मीनार पाकिस्तान नहीं आना, तो मैं कसूरवार।
क्योंकि हर बंदे से बात करके उन्होंने उसका नाम जो है वो लिखा, हर वर्कर से बात करके। तो ये लिस्ट जो है ये आपने हमें ज़रूर भेजनी है, इसको आप तैयार करें। और उसकी वजह ये है कि ये नंबर जब हमारे पास आ जाएंगे, फ़ोन नंबर क्यों ले रहे हैं, तो वो एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके ज़रिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। अगर उनमें से लोग जो है वो गुजरात बैठे हैं तो ये पता चल जाएगा, वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में हैं। तो ये हमें ऐसे इससे पहले हुआ नहीं है। और आप लोग ये इतराज़ करते रहे कि लो जी इतने पूछते ही कोई नहीं, इतने ना किसी को अच्छा कर दी शाबाश है, ना किसी को बुरा कर दी जी है वो तंबीह है, ये आप लोग कहते रहे। तो इसलिए इस मरतबा हमने ये कोशिश की है और ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो इस बात को इस मरतबा इंश्योर करें कि जो लोग काम करें, जो लोग अपने काम को पूरा करें, जो लोग अपने काम के ऊपर पूरा उतरें, उनको शाबाश भी दी जाए, और जो ना करें उनसे कम से कम जो है वो इज़हार अफसोस जो है वो ज़रूर किया जाए कि जी आपने जो है ये क्यों नहीं किया। और इसी तरह से आगे चल के आपने जो ट्रांसपोर्ट करनी है वो उसके भी आप हमें नंबर्स दें कि 500 लोगों जो है वो कम से कम 10 बसों में लेके जाएंगे। 10 बसों के जो है वो आप ज़रूर नंबर दें। बाकी जो है वो आप 2000 ले आएँ, 4000 ले आएँ। बसें जो है वो आप जो है वो 20 की बजाय 10 की बजाय आप भले जो है वो 50 ले आएँ, 100 ले आएँ। वो आपकी अलग आपकी मोहब्बत है, आपका जोश है, आपका पार्टी के साथ मियां नवाज शरीफ के साथ जज्बा है। लेकिन ये जो टारगेट है इसको आपने इस तरह से पूरा करना है और इस मरतबा हम इसको इंश्योर करें। ये पहले नहीं होता रहा, पहले हमारा रवैया ये है और हम इसी तरह से करते हैं। जिस तरह कल मेरी गल जो हुई है अपना आबर रजा साहब ना, तो मैं कहा किन्ने को बजे पहुँच जाइए, कहते टाइम तो असी वैसे 1 बजे देता, तुसी वैसे 2 बजे तो पहले ना आया। तो हमें है पता है कि बाबू जी तैयार हो आते जाते बंदे जो है वो घंटा 1.5 घंटा लगा देंगे। लेकिन चलें, ये भी एहसास मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशगवार बात है कि आज आप न सिर्फ भरपूर अंदाज से जो है वो आप दोस्त सारे यहाँ पे आए हैं, बल्कि सभी बातें मेरी भी और मुझसे पहले भी आपने बड़े गौर से सुनी है, बड़े जज्बे से सुनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जज्बा जो है ये इंशाअल्लाह ताला हमें इस मकसद में जो है वो कामयाब करेगा। और हमारा मकसद जो है वो पाकिस्तान को इस बहरान से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस बहरान से निकालना है। इसके अलावा हमारा ना कोई और बयानिया है, ना कोई और हमारा मकसद है। इंतकाम की बात हमने कभी नहीं की, लेकिन उन किरदारों को एक्सपोज हमने हमेशा किया है, हमेशा किया और आइंदा भी करेंगे और करते रहेंगे, जिन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान को बार बार जो है वो कुएं में धकेला है, गड्ढे में धकेला है। और हमने अपने लीडर की क़यादत में जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान को सुरखरू किया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।